डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब सीक्वेंस में हम चल रहे हैं और चैप्टर नंबर 13 जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 13 जो है उसका सिलेबस जो फेडरल बोर्ड की तरफ से है वो ये है आपका, जिसमें पॉलीमर की सारी जो है वो डिटेल है। इंडस्ट्री के कुछ पोर्शन इसके अंदर जो है ना वो बुक में है, लेकिन यहाँ पे शामिल नहीं है, तो हम उसको अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे। सो पॉलीमर की बात करते हैं कि पॉलीमर क्या होता है। ठीक है, पहले जो लफ्ज़ है ना मर, उसके बारे में देख लेते हैं कि मर को जो है ना वो पार्ट के तौर पे कहते हैं, हिस्से के तौर तौर पे कहते हैं। और पोली का जो लफ्ज़ है वो होता है मैनी, के बहुत सारे जो है ना वो हिस्से हैं। अब इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे हिस्से जो है ना, या बहुत सारे पार्ट्स आपस में मिल के एक बड़ा पार्ट बनाते हैं, तो उसे हम क्या क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। आप बिल्कुल ऐसे इसको समझ लो कि जिस तरह कि आपके पास एक ईंट है, ब्रिक है, इस ब्रिक के साथ आप एक और ब्रिक जोड़ो, फिर एक और ब्रिक जोड़ो, फिर एक और ब्रिक जोड़ो, तो ये जो है वो आपके पास वॉल बनती है, दीवार बनती है। जैसे दीवार बन रही होती है, एक ईंट दूसरी ईंट तीसरी ईंट चौथी ईंट मिला के, इस तरह एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बार बार रिपीट होके, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके साथ सामने वही ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फिर एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड है, केमिकली बॉन्डेड होते हैं, तो ये जो लॉन्ग चेन बनाते हैं, इस लॉन्ग चेन को हम कहते हैं पॉलीमर। ठीक है। और जो एक यूनिट होता है, जो पार्ट होता है, उसको कहते हैं, अब जो रिपीटिंग यूनिट होता है उसको हम कहते हैं मोनोमर। मोनो का मतलब होता है एक और मर का मतलब होता है पार्ट। ठीक है, यानी कि जो एक हिस्सा है, एक पार्ट है, उसको अगर हम आइडेंटिफाई करें तो वो कहलाता है मोनोमर। तो पॉलीमर क्या है कि एक मोनोमर बार बार दूसरे मोनोमर के साथ मिलके रिएक्ट करके एक लॉन्ग चेन बनाए, उस लॉन्ग चेन को हम कहते हैं पॉलीमर। ठीक है, मोनोमर्स का पॉलीमर में कन्वर्ट होना पॉलीमराइजेशन कहलाता है। सही हो गया। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे क्या है, इथाइलीन है। अब इथाइलीन क्या है, ये सिंपल आपके पास सिंपलेस्ट अल्कीन है। ठीक है, जिसको आप इथीन भी कहते हो। ठीक है, अब इथीन जो है उसके अंदर डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड क्या करता है, ये डबल बॉन्ड आगे जो है शिफ्ट होता है, आगे जो डबल बॉन्ड होता है वो आगे शिफ्ट होता है, तो ये डबल बॉन्ड इस सिंगल बॉन्ड की सूरत में इसके साथ आ जाता है। फिर यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो आगे यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड था वो आगे आ जाता है, इस तरह ये सिलसिला लॉन्ग चलता रहता है। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पीछे जो है वो क्या रहेगा, तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग ग्रुप, टर्मिनेटिंग ग्रुप्स कहते हैं। अगर टर्मिनेटिंग ग्रुप यानी कोई ऐसा ग्रुप जो उसको रोक रहा हो, वरना ये जो चेन है ये वापस इसी के पास आके जुड़ जाएगी साइक्लिक स्ट्रक्चर में। सो पॉलीमर क्या है बेटा, पॉलीमर हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड हैं, जिनके जो कि लार्ज नंबर ऑफ सिंपल रिपीटिंग यूनिट से बने होते हैं। एक दीवार छोटी छोटी ईंटों से बनी हुई होती है। ठीक है, उन रिपीटिंग यूनिट्स को हम कहते हैं मोनोमर। वेरी गुड। और मोनोमर जब कन्वर्ट होता है पॉलीमर में, उस प्रोसेस को कहते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ठीक हो गया। अब पॉलीमर जो है, अगर एक तरह के टाइप ऑफ एक तरह के मोनोमर से बना हो, उसे हम कहते हैं होमोपोलीमर। अच्छा बेटा, यहाँ होमो का मतलब जो है वो है सेम। अगर कोई पॉलीमर एक तरह के वन काइंड ऑफ मोनोमर से बना हो, उसे हम कहते हैं वो होमोपोलीमर है। अगर वो डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर से बना हो, उसे हम हेट्रोपोलीमर कहते हैं, हेट्रोपोलीमर कहते हैं। अब हेट्रोपोलीमर में फिर आगे फर्दर इनकी टाइप्स आ जाती हैं, बायपोलीमर, टरपोलीमर, कोपोलीमर। ठीक है, दो वाला जो है ना उसे अक्सर दो या मोर देन टू वालों को हम को कंसिडर करते हैं। ठीक है, जिस तरह को एजुकेशन होगी। कोपोलीमर वो होते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा रिपीटिंग यूनिट हो जाए। थ्री अगर डिफरेंट हो तो उसका अलग से भी नाम है वो कोपोलीमर, लेकिन उसका अलग से भी नाम है टरपोलीमर। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि एज एन एमसीक्यूज आपसे वो पूछ सकता है। ये कुछ टर्म्स आप इसकी बेस पे याद रख लीजिएगा। सो बच्चों, अभी तक हमने क्या कहा कि पॉलीमर एक ऐसा बड़ा मॉलिक्यूल है जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल रिपीट होके बनाते हैं,
स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इथीन जो है वो पोलीमराइजेशन करके पॉलीथीन बनाता है, और पॉलीथीन एक पॉलीमर है। ठीक है। सो फिर हमने बात की कि पॉलीमर जो है वो दो तरह के होते हैं, होमोपॉलीमर, हेटेरोपॉलीमर। होमोपॉलीमर का जिक्र है, हेटेरो का जिक्र नहीं है। हेटेरो की जगह कोपॉलीमर का जिक्र है, और टर्पॉलीमर का जिक्र है। कोपॉलीमर जो वो होते हैं जो कि मोर देन टू डिफरेंट से हों, और मोर देन टू में टर जो है उसको अगर थ्री डिफरेंट हो तो उसके लिए स्पेसिफिक नेम भी है टर्पॉलीमर। ठीक है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन दे अंडरगो। ठीक है, याद रखिएगा, जिसकी बेस पे ये पॉलीमर सिंथेसाइज होते हैं, उस सिंथेसिस की बेस पे इनकी दो क्लासिफिकेशन है बच्चे। पहला है एडिशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर, और दूसरा है कंडेंसेशन पॉलीमर। अब एडिशन का मतलब क्या होता है? 1+1 इज इक्वल टू 2। एडिशन सिंपल है कि 1+1 जो है इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी कि दो मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे और कुछ भी नहीं निकलेगा, तो आपस में जुड़ जाएंगे, उसे कहते हैं एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर में अक्सर जो है वो डबल बॉन्ड वाले इस्तेमाल होते हैं, खास करके अल्कीन जो हैं वो इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। जो मोनोमर है वो क्या होता है? अल्कीन का होता है। क्यों? क्योंकि हमने क्या क्या कहा था, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होते हैं, तो ये डबल बॉन्ड ऐसे ट्रांसफर होता है, ये ऐसे ऐसे आगे ट्रांसफर होता है, ये आगे ट्रांसफर होता है। तो ये फिर क्या क्या करते हैं, ये कार्बन 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 और कार्बन इस तरह की लॉन्ग चेन बना देते हैं। तो एडिशनल पॉलीमर आर फाउंड बाय द कंबाइनिंग अल्कीन्स मोनोमर रिजल्टिंग इन वन ह्यूज मॉलिक्यूल। ठीक है। रिएक्शन के कैटालिसिस कौन कौन करता है? पेरोक्साइड और एसिड्स इसको कैटलाइज करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो कैटलिस्ट जो खास करके यूज होता है वो एक जीगलर नाटा कैटलिस्ट है। जीगलर नाटा कैटलिस्ट है। नाटा का जिक्र नहीं किया हुआ, जीगलर का उन्होंने मेंशन किया हुआ है। सो फर्स्ट टाइम जो सिंथेटिक पॉलीमर बना था ना, या आप कह लें प्लास्टिक का जो पूरी इंडस्ट्री खड़ी हुई थी, वो इस बंदे की वजह से खड़ी हुई थी। इसलिए इसको नोबेल प्राइज भी मिला था, जीगलर एंड नाटा को। सही है। सो रिएक्शन के अंदर क्या होता है, आप 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2000 डिग्री पे ये सारा प्रोसेस करते हैं। इसमें आपके पास कैटलिस्ट होता है। अच्छा, यहाँ पे ना इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। एमसीक्यूज क्या, जिक्र जो कैटलिस्ट है वो कौन सा कैटलिस्ट होता है, तो वो होता है जी ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम, यानी कि इसको AlR3। समटाइम ट्राई इथाइल भी होता है। ठीक है, समटाइम वो आपको ट्राई इथाइल लिखता है तो वो भी कोई मेरा मसला नहीं है। और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड इनर्ट सॉल्वेंट के अंदर जो है ना वो क्या होता है, ये दोनों उस रिएक्शन की निस्बत ज्यादा अच्छा काम काम करते हैं। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास पॉलीमराइजेशन करने के लिए दो मेथड है। नंबर वन, 1000 डिग्री, 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 2000 डिग्री, या फिर हम इससे कम टेम्परेचर प्रेशर पे जीगलर नाटा कैटलिस्ट यूज कर लें, जिसमें क्या है, एल्यूमिनियम के साथ जो है ना 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, समटाइम इथाइल होते हैं, और टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड लगा हुआ है। ठीक है। पॉलीमर बैकबोन कंसिस्ट ऑफ कार्बन दैट आर ओरिजिनली फॉर्म्ड अ डबल बॉन्ड। ठीक है। नथिंग इज लॉस्ट, मोनोमर ऐड टू ईच अदर, इसलिए से एडिशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो है पीवीसी। आपने सुना होगा, पीवीसी पाइप्स का सुना होगा। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है ना वो पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड होता है। पीवीसी जो है ना वो फायदा क्या होता है, आर्टिफिशियल लेदर के लिए, फ्लोर कवरिंग के लिए, इसके अलावा करोगेट रूफिंग रूफिंग मटेरियल के लिए इस्तेमाल करते हैं, ग्रामोफोन्स वगैरह के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ना इनके अंदर ऐड करके ना इनको फ्लेक्सिबल भी बनाया जाता है अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग। सो ये हमारे पास क्या है जी, विनाइल क्लोराइड है। इसको 13 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 40 टू 60 डिग्री पे हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इस पॉलीविनाइल क्लोराइड में। ठीक है। सो विनाइल किसे कहते हैं बेटा? विनाइल कहते हैं जब कभी भी डबल बॉन्ड, यानी कि अल्कीन जो है, ये एज अ सब्सटीट्यूट आए, सब्सटीट्यूट सब्सटीट्यूट आए, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है विनाइल। अच्छा बेटा, अगर यहाँ मैं क्लोराइड की जगह लगा दूं OH, तो ये क्या बन जाएगा? यस, ये बन जाएगा विनाइल अल्कोहल। इसलिए इसको अंडरस्टैंड करना है, विनाइल क्लोराइड, विनाइल अल्कोहल, इस तरह की चीजें आपको
आपको समझ आनी चाहिए। अगर मैं बेंजीन लगा दूं यहाँ पे तो ये विनाइल बेंजीन बन जाएगा, जिसको स्टायरीन कहते हैं, तो वो पॉलीस्टायरीन भी बन सकता है इससे। यहाँ पे ग्रुप चेंज करने से इसकी जो पॉलीमर है उसकी नेचर डिफरेंट हो सकती है। सही है। विनाइल क्लोराइड का कैसे बनता है? आप सिंपल एसिटाइलिन में HCl ऐड करते हो मर्क्यूरी क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो वो विनाइल क्लोराइड बन जाता है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा रिएक्शन है। सो कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंस होना, जुड़ जाना। लेकिन इसमें क्या होता है कि ए मॉलिक्यूल बी मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है और सी मॉलिक्यूल बनाता है, लेकिन साथ में छोटा सा जो डी मॉलिक्यूल है ये भी इलिमिनेट होता है। तो ऐसे पॉलीमर जिनमें मोनोमर आपस में मिलने के बाद छोटे छोटे मॉलिक्यूल निकाल दें बाहर, लाइक पानी निकाल दें, लाइक NH3 निकाल दें, लाइक अल्कोहल निकाल दें, उन पॉलीमर्स को हम कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन में जमा हुआ निकला कुछ भी नहीं, कंडेंसेशन में जमा हुए और डिफरेंट चीजें निकली। कंडेंसेशन पॉलीमर में याद रखिएगा इसको फंक्शनल ग्रुप पॉलीमराइजेशन भी आप समझ सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स रिएक्शन जो है ना वो इसके अंदर होते हैं। एडिशन पॉलीमर में अल्कीन, अल्काइन एटसेट्रा जो है ना वो यूज होते हैं, मोस्टली अल्कीन होती है। ठीक है, हमने पढ़ भी लिया है। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जितने फंक्शन ग्रुप आपस में रिएक्ट कर सकते हैं ना, अमाइड, अमाइन और एसिड क्लोराइड से बनता है, हमने पढ़ा हुआ है पिछले लेक्चर में। आपके पास जो है वो एस्टर्स हैं, ईथर्स हैं, सारे के सारे जो है वो क्या है, एलिमिनेशन से बनते हैं। एक फंक्शन ग्रुप दूसरा फंक्शन ग्रुप मिलाओ, छोटे से मॉलिक्यूल को निकालो, जोड़ दो। ठीक है, यानी कि आपके पास इधर NH2 था, इधर NH2 था, प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यहां पे क्या है कि इन दोनों को आप जोड़ो, तो ये NH और C डबल बॉन्ड O अमाइड बनाओ, तो बाकी जो है ना वो क्या है, बाकियों को आप जो है वो एज इट इज रखो। तो ये जो कंपाउंड बना है ये क्या हुआ है, वाटर की एलिमिनेशन से बना है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर। मेनली दो तरह के हमने कंडेंसेशन पॉलीमर पढ़ने हैं अपने सिलेबस में। एक है पॉली एस्टर्स और दूसरा क्या है जी, दूसरा है पॉली अमाइड्स। अमाइड आपको पता है कि ये क्या होता है कि NH ये वाला ग्रुप होता है, और एस्टर्स जो है ना वो आपको पता है कि ये यही इसी तरह का होता है, बस यहाँ पे ऑक्सीजन होता है। अब यहाँ बड़ी ना इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ट्रिक नहीं आप कह लें कि टॉपिक्स है। आपसे इस पोलीअमाइड और इस पोलीएस्टर के बारे में ये मुमकिन ही नहीं है कि वो आपसे ना पूछे। ठीक है, ये पूछेगा ही पूछेगा, MCQs में पूछेगा, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा, शायद लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे। ठीक है, क्योंकि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन का मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन इसमें और बायोकेमिस्ट्री दोनों में जो है ना वो कंपैरिजन है, वो दोनों में से कोई एक का आ जाएगा। भी वो मैंने बताया नहीं आपको, मैं आपको MCQs की जो वीडियोस हैं वो भी मैं लेके आ रहा हूँ, और ये जो लेक्चर्स हैं ये भी मैं अभी कोशिश करूंगा सीरीज खत्म हो, फिर हम इस क्रैश कोर्स की तरफ जाएंगे, फिर सारा इंशाल्लाह चला चला जाएगा। सो पोलियोमाइड जो है बेटा वो आपके पास वैरायटी ऑफ डिफरेंट हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है नाइलॉन 6,6। क्या है जी, नाइलॉन नाइलॉन -6,6। 6,6 लिखना बड़ा जरूरी है। अब क्यों लिखना जरूरी है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे होता है, वो सारा हम देखते हैं। 6,6 कहां से आया, देखो बेटा, यहां पे आपके पास नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, एक। ये चार क्या शो कर रहा है कि ये जो कार्बन है ये कितने हैं, चार। और ये कार्बन क्या शो कर रहा है, एक। यानी कि 1 + 4 + 1 कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने बेटा, 6। तो इसका मतलब है कि ये जो एसिड है, डाई एसिड कह लें, इसमें 6 कार्बन है, और डायमाइन में कितने कार्बन है, डायमाइन में भी कितने कार्बन है, 6 और 6। इसकी बेस पे हम इसे नायलॉन 6,6 कहते हैं। नायलॉन 5,6 हो सकता है, 4,6 हो सकता है, एडजस्ट करते हैं, लेकिन जो मेन है वो हमारे पास नायलॉन 6,6 है। वे पूरी कहानी एक दफा पढ़ लेते हैं
ताकि आपके कोई पॉइंट जो है ना वो मिस ना हो जाए। सो हियर इज एग्जांपल ऑफ पोलियमाइड, जो डाइअमाइन से बनता है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड से बनता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्ट करता है डाइअमाइन के साथ, पानी निकलता है, ठीक है, यानी कि यह OH इधर से आता है और H जो है वो अमाइन ग्रुप से आता है, ये आपस में मिलके वाटर बनाते हैं और एलिमिनेट करते हैं। स्टेट फॉरवर्ड सब बच्चों, इस लेवल पे आपको मसला ही नहीं है इस चीज का। तो पोलीमाइड बनता है जिसको नायलॉन 66 कहते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस एसिड का नाम क्या है? इस एसिड का नाम है बेटा एडिपिक एसिड, और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नायलॉन 66 इज अ पॉलीमर ऑफ विच एसिड? एडिपिक एसिड। इसको कहते हैं हेक्सामिथाइलिन। अच्छा, यहां पर थोड़ा थोड़ा सा आपको समझा दूं कि CH2 को ना क्या यूज करते हैं इसके लिए? मिथाइलिन यूज करते हैं। तो 6 हैं तो हेक्सामिथाइलिन। तो ये हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन जो है वो क्या है? ये ग्रुप है। तो एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन का पॉलीमर है नाइलॉन 66, और ये सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है अभी तक का, ठीक है। नाइलॉन 66 जो है ना वो एडिपिक एसिड से होता है, जिसमें हर एक के अंदर क्या होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। हमने बेटा पहले ही बात कर ली। अब फायदा क्या है नाइलॉन 66 का? सिंथेटिक फाइबर है, बहुत सारे स्टॉकिंग में, अपैरल में इस्तेमाल होता है, पब्लिक में इंट्रोड्यूस हुआ था न्यूयॉर्क वर्ल्ड फेयर में, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। क्लॉथिंग में इस्तेमाल होता है। अब ना आपको कपड़ा भी मार्केट में ना पोलिएस्टर का कपड़ा, पोलेस्टर पोलेस्टर कहते होते हैं पाकिस्तान में, तो वो भी इस तरह ना इस तरह के पॉलीमर से बनता है। आपकी रोप्स बनाते हैं, आपको जो दांत साफ करने में ब्रशेज हैं, इस तरह के जो सॉफ्ट मटेरियल हैं वो भी इससे इससे बनते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें इससे बनती हैं। सो मेन इंपॉर्टेंट बात है, नायलॉन 66 एक सिंथेटिक फाइबर है, धागा है, जो कि कॉटन से नहीं बनता, जो प्लास्टिक से बनता है। बस इससे ज्यादा आपको पढ़ लेना है, लेकिन अंडरस्टैंड ज्यादा नहीं करना। सो अब कहते हैं प्रेडिक्ट द पॉपुलराइजेशन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर। ओ भाई, ये डबल बॉन्ड वाला ना, तो क्या करेगा? ये जाएगा एडिशन रिएक्शन में, ठीक है। डबल बॉन्ड जो है ना, तो एडिशन रिएक्शन में चला जाएगा। और ये भाई साहब दो डिफरेंट फंक्शन ग्रुप्स हैं, तो ये आपस में बॉन्ड बॉन्ड बनाएंगे, तो ये फिर क्या होगा? ये पॉलीमराइजेशन। कौन सी पॉलीमराइजेशन भाई? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, कंडेंसेशन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ठीक है। सो अब आपको एक चीज समझ आ गई कि एक मोनोमर हो तो वो मोस्ट प्रोबेबली, एक टाइप ऑफ मोनोमर हो तो मोस्ट प्रोबेबली एडिशन रिएक्शन करेगा अगर उसके अंदर डबल बॉन्ड है। और अगर दो डिफरेंट फंक्शन ग्रुप्स हों तो उन दो डिफरेंट फंक्शन ग्रुप्स को आपस में मिलाएं तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है। अब केवलार बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती हैं ये उसमें इस्तेमाल होता है। इसके भी जो है ना मोनोमर्स आपको याद करने पड़ेंगे, इसका रिपीटिंग यूनिट आपको याद करना पड़ेगा, थोड़े से चीजें आपको स्ट्रक्चर वाइज आपको ध्यान में रखना पड़ेंगे। तो बेस्ट प्रैक्टिस स्ट्रक्चर की पता है क्या क्या होती है? आपको स्ट्रक्चर में नॉमेनक्लेचर आना चाहिए ना। स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए क्या आना चाहिए? नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर आपको आता है ना, फिर मसला नहीं है। फिर आप याद करोगे बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, बेंजीन बेंजीन ये बेंजीन होती है। अच्छा, 1,4 ये 1 पोजीशन है, ये 4 पोजीशन है, तो 1 पे क्या है? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। सर ने कहा था कार्बोक्सिलिक एसिड ये होता है, तो ये हमारे पास हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, तो बेंजीन 1,4 डाइअमाइन, तो क्या ही बात होगी? अगेन बेंजीन 1,4 डाइअमाइन, तो ये याद करने में आपको मसला ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैंने बेंजीन का नॉमेनक्लेचर पढ़ाया हुआ है, सिलेबस में नहीं है, पढ़ाया हुआ है मैंने। अब ये आपस में जब इनको मिलाएंगे, इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर लें, आपस में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? अमाइड बन जाएगा। तो ये आपके पास पोली अमाइड बन जाएगा, ठीक है। आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको बायोकेमिस्ट्री में कि इन्हीं अमाइड्स का जो डिफरेंट नेम होता है ना, वो बायोकेमिस्ट्री में, बायोलॉजी में टर्म थोड़ी अलग यूज होती है, तो उसमें पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग होता है, लाइट वेट पॉलीमर होता है, और टेक्सटाइल मटेरियल में इस्तेमाल होता है, मेकिंग बुलेट एंड फायर प्रूफ वेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है, और बॉडी ऑफ एयरक्राफ्ट के लिए इस्तेमाल होता है। कुछ नहीं था, ठीक है।
अब वो आपसे पूछ रहा है कि आई थिंक इसने खुद भी ड्रॉ किया हुआ, तो अब हमसे क्या ही पूछेगा, 1,4 डायल क्लोराइड एंड बेंजीन 1,4 डायामाइन। बेटे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड था तो तब भी यही ये रिएक्शन हुआ था, अब डायोल क्लोराइड है तब भी यही रिएक्शन हुआ है। फर्क क्या बना है, उसमें वाटर एलिमिनेट हुआ था, इसमें HCl एलिमिनेट हुआ है बस। बाकी केवलार बना है, इसका रिपीटिंग यूनिट यहाँ पे गिवन है तो उसमें हमें करने की जरूरत नहीं है। अच्छा यहाँ पे ना इसके आखिर में n लिखना होता है, छोटा सा, मैंने आपको शायद नहीं बताया कि जब कभी भी n होता है यहाँ पे भी n होता है, तो यहाँ पे भी फिर हम इसको n लिखते हैं, ठीक है। और ये इसमें से पानी जो है ना हम निकाल देते हैं। ये शायद इधर भी नहीं लिखा था इन्होंने, लिखा हुआ है, ठीक है, देखो ना यहाँ पे n लिखा हुआ है, यहाँ n लिखते होते हैं अच्छे बच्चों की तरह। सो पोलीपेप्टाइड, अब देखा पेप्टाइड लिंकेज जो है वो आपके पास उन्होंने मेंशन कर दिया। समटाइम एमाइड समटाइम पेप्टाइड का लफ्ज यूज करते हैं। पेप्टाइड का लफ्ज बायोलॉजी की टर्म है, अक्सर जो है ना वो अमाइनो एसिड्स के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। पॉलीपेप्टाइड अमाइनो एसिड के मिलने से एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें अमाइनो भी हो और कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो, उसके जब आपस में रिएक्शन होता है उससे हम पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। पॉलीपेप्टाइड इज प्रोड्यूस्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल, ठीक है, बॉन्ड बिटवीन अमाइनो एंड एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो ना वो होता है टू अमाइनो एसिड्स, ठीक है। इसमें भी वही होता है कि एक तरफ से अमाइन और एक तरफ से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलकर पानी निकालते हैं, और ओवरऑल यहाँ पे एन लिखना जरूरी है, मैंने पहले बताया हुआ। सो पोलिएस्टर, पोलिएस्टर के ना जो पॉलीमर्स हैं उसमें सबसे जो आपके पास पहला है वो है ट्राइलीन, ठीक है। अब ट्राइलीन जो है उसमें आपने क्या करना है, या टेरिलीन कह लें इसको, इस पॉलीमर के भी आपने जो मोनोमर्स हैं वो याद रखने हैं बस, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके साथ आपने इथेन 1,2 डायोल यूज करना है, ठीक है। अब इथेन 1,2 डायोल जब आपने यूज किया तो ये इसका ना एक और नाम नाम भी होता है, ये इसका नाम जो है ना वो आप बताइएगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था आपने, ठीक है, ग्लाय से शुरू होता है। सो इट इज मोस्ट कॉमन पोलिएस्टर जो है ना वो क्या है, टेरिलीन है। इट इज नाउन एज polyethylene टर्फेथालेट। ये ना बेसिकली ये जो मॉलिक्यूलर कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसको टर्फेथालिक एसिड कहते हैं, ये भी आपको बता दो, टर्फेथालिक एसिड कहते हैं। सम टाइम वो आपसे इस तरह भी पूछ ले जाता है कि जो केवलार का मॉलिक्यूल है ये टर्फेथालिक एसिड का जो है ना वो पॉलीमर है, तो आपको टर्फेथालिक एसिड का पता नहीं होता, तो ये बेसिकली टर्फेथालिक एसिड ही है, ठीक है, ये वाला डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इथेन 1,2 डायोल से जब ये मिलता है तो आपके पास क्या बनता है बेटा, आपके पास ये लिंकेज बनती है जिसको एस्टर लिंकेज कहते हैं। और इसमें कोई बड़ी बात है कोई नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा रिएक्शन है। पॉलीमराइजेशन ऑफ हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, अब देखो पहले अमाइनो था, अब अल्फा अमाइनो की बजाय अल्फा हाइड्रोक्सी आ गया। पहले NH2 था ना पहले, अब यहाँ पे OH आ गया, वही बात है, सब कुछ वही है, ये एक आपके पास टाइप ऑफ पॉलीमर बन गया। इस अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड को या प्रोपियोनिक एसिड को कहते हैं लैक्टिक एसिड। तो ये लैक्टिक एसिड का जो है ना वो क्या है, पॉलीमर है, तो पोलीलैक्टिक एसिड कहते हैं इसको। क्या क्या कहते हैं, पोलीलैक्टिक एसिड कहते हैं इसको। ड्रॉ द मोनोमर दैट मेक द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, अब देखें ये मॉलिक्यूल कौन सा है, ये आपके पास 2 हाइड्रोक्सी पे है, यानी कि इसमें क्या था, OH ग्रुप लगा हुआ था बेटा, पहले CH2 लगा हुआ था, CH2 लगा हुआ था, और C डबल बॉन्ड O OH लगा हुआ था, तो ये वाला मॉलिक्यूल जो है ना ये आपके पास क्या है, मोनोमर है। अल्कली बट एसिड द टर्फ टेरिलीन इज यूज्ड फॉर मेकिंग प्लास्टिक एंड वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी है वो आप उसको एक दफा देख लीजिएगा। अच्छा बायोडिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल क्या है, डिग्रेड, लव जब डिग्रेड होता है ना, तो डिग्रेड होता है कि एक दर्जे से दूसरे दर्जे पे लेके आना, वैसे तो इसका मतलब बहुत सारे होते हैं, डिग्रेड, ह्यूमिलिएट, वो इंग्लिश में होता है, लेकिन यहाँ पे जो मतलब हो रहा है कि अपनी ओरिजिनल हालत से उसको ऐसे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना कि जो टुकड़े जो है वो क्या हों, किसी काम आ सकें, ठीक है। डिकम्पोज का लफ्ज मुनासिब नहीं लगता,
लेकिन ये काम वही होता है कि होता क्या है कि ऐसे मालिक्यूल होते हैं जिनको बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खा जाते हैं, तो वो आपके जो है वो क्या होते हैं, इन्वायरमेंट को खराब नहीं करते, उनको कहते हैं डिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्होंने कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं खा पाते। ठीक है, अब चलते हैं कैसे होता है। और ये आपके इस पूरे चैप्टर का तीसरा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये आपके पेपर में बेटा आना ही आना है। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, शायद आपका जो हार्ड एरियाज वाले में ये आ जाए। बाकी ये जो आपका केवलार है, नायलॉन 6 तो दोनों पेपर्स में आएगा, ये मैं नहीं मानता कि ना आएगा। बाकी कंडेंसेशन और एडिशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का कंपैरिजन भी आ जाता होता है। नायलॉन 6 जो है वो आपका एमसीक्यूज में समटाइम्स शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, लेकिन केवलार एमसीक्यूज में और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों में आ सकता है। और इसके अलावा बेटा ये वाला जो आपके पास टेरिलीन है ये भी आ सकता है, और ये भाई साहब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। मेरे पास पीएचडी के दौरान इतना टाइम नहीं होता कि मैं सारा लेक्चर वन बाय वन बनाऊं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम बात करते हैं। सो पॉलीमर में ऐसे पॉलीमर विच कैन बी डिकम्पोज्ड, क्या हो जाए, डिकम्पोजिशन हो जाए, टूट जाए। ठीक है, दिल तोड़ने की बात नहीं कर रहे, मॉलिक्यूल तोड़ने की बात कर रहे हैं। सो ऐसे मॉलिक्यूल जो क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन से, उनको हम क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, पोलियमाइड और पोलिएस्टर ये क्या है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। ठीक है, दिस पॉलीमर हैव हाइड्रोलाइजेबल अमाइनो एंड एस्टर ग्रुप्स व्हिच कैन इजीली बी ब्रोकन बाय एंजाइम्स, एसिड्स और अल्कली। ठीक, अब सम टाइम क्या होता है, कुछ पॉलीमर्स ऐसे होते हैं जिनको हम वापस इंडस्ट्री में लेके जाते हैं, उसको तोड़ के वापस हम लेके आते हैं उसके क्या कहते हैं आपका मोनोमर में, फिर उस मोनोमर से नई चीजें बनाते हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे ऐसी होती हैं जिसमें वो कचरे उठाते हैं, उसको प्रेस करते हैं, उसको मोल्ड करते हैं, उससे फिर जो है ना वो छोटी छोटी चीजें बना के उसको रीयूज करते हैं। कुछ पॉलीमर होते हैं ऐसे जो कि आप बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, तो उनको उस तरह से भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जो डिग्रेडेबल होते हैं उनको फिर एंजाइम्स या बाकी चीज़ों की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो पॉलीमर दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उन्हें हम कहते हैं नॉन डिग्रेडेबल पॉलीमर। फॉर एग्जांपल जो पॉलीमर फाउंड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन are unreactive and inert, that they are non-polar and saturated. This make it difficult to break down and biodegradable, so that can some can be recycled। मैंने कहा कि आप उनको लेके आए, उसको मोल्ड मोल्ड करके फिर कहीं किसी और चीज में यूज कर लें। अच्छा बच्चों, यहाँ पे ना एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने देखा होगा पाकिस्तान में भी, इवन के मलेशिया में भी ऐसे ही है कि आपका जो शॉपर कल्चर था, जो आप पैकेट लेके आते थे, जिसको आप कह लें कि पॉलीथीन बैग्स जो थे, वो अब उन्होंने कम कर दिया। आप कहते हैं आप कपड़े का बैग लेके आओ, अब खुद अपने घर से बैग लेके आओ। क्यों? क्योंकि वो रिसाइकलेबल हैं, लेकिन डिकम्पोजेबल नहीं है, यानी कि बायोडिग्रेडेबल नहीं है। जब वो फेंकेंगे, आप डंप करेंगे, तो उसको डंप करने में बड़ा मसला होता है। तो बचपन में क्या होता था कि वो हम लोग बच्चे थे तो वो उसको जला 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 के ना एक हार्ड बॉल बनाते थे। उस हार्ड बॉल की तरह आप उसको, आप कह लें कि आप उसको यूज कर सकते हैं। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ऐसे पॉलीमर जिनको जलाएं वो नरम पड़ जाएं, फिर छोड़ने पे वो ठंडे हो जाएं, इसमें दो कैटेगरीज ऑफ पॉलीमर आते हैं और आपके सिलेबस में वो नहीं है, इसलिए कंफ्यूज नहीं करता मैं। थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर उन्हें कहते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा ताल्लुक नहीं है, इसलिए हम पढ़ेंगे नहीं। फॉर इंस्टेंस पॉलीथैलीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी के पाइप्स हो गए, पॉलीथैलीन, टर्फेथाइलेट, दिस पॉलीमर कंटेन लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम, तो वो केमिकली इनर्ट होते हैं। सो दिस पॉलीमर आर हार्म टू द एनवायरनमेंट, सो इसलिए हम इनको, they can also enter into our food chain. Some polymer can be degradable by ultraviolet light। इस पे बहुत सारे लोगों ने काम किया हुआ है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बड़ी रिसर्च इसके ऊपर हो रही है कि आप उन पॉलीमर्स को जो है वो डिग्रेड करें।
यूवी लाइट के थ्रू बहुत सारे हमारा हमारा यहाँ पे भी यूनिवर्सिटी में भी काम होता है, उसका कहते हैं कि वाटर प्योरिफिकेशन होता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का नाम नाम देते हैं, कि उसमें सारे जो गंद मंद आता है उसको साफ करके फिर आगे लेके जाते हैं। लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ नॉन बायो डिग्रेडेबल, इन्वायरमेंट गंदा होता है, डिकम्पोज नहीं होते, तो फिर वो सनलाइट की प्रेजेंस में टॉक्सिक पोल्यूटर्स बनाते हैं, फिर वो टॉक्सिक पोल्यूटर आपका पानी को गंदा करता है। सो पॉलीमर हाइड्रोलिसिस जो है ना, वो हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है पानी की मदद से तैरना। कितने अच्छे बच्चे हो, आपको सारा कुछ आता है। हाइड्रोलिसिस का मतलब है पानी की मदद से किसी चीज को ब्रेक करना। लाइसिस का मतलब है, जब भी लाइसिस का लफ्ज आएगा इसका मतलब होगा कि आपने ब्रेक डाउन करना है किसी चीज को, ठीक है। हाइड्रोलिसिस का मतलब है पानी की मदद से आपने इसको ब्रेक डाउन करना है। तो कंडेंस पॉलीमर कैन बी ब्रोकन डाउन बाय हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। कंडेंसेशन पॉलीमर, फॉर एग्जांपल, आप एसिड हाइड्रोलिसिस करें तो आपके पास जो एस्टर है वो क्या हो जाएगा बेटा, एस्टर आपका टूट जाएगा यहाँ से। सिमिलरली पोलियमाइड जो हैं उनका भी क्या होता है कि वो भी आपके टूट जाते हैं। और ये डिटेल डिस्कशन की हुई है अमाइड के चैप्टर में, कैसे टूटता है, सॉल्ट बनता है, बेसिक एसिडिक कंडीशन में क्या होता है। इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों को आपने याद रखना है। वैसे भी इसको याद रखने खास बड़ी बात नहीं है। इससे अगर टॉपिक सिलेबस में शामिल नहीं है, तो जब सिलेबस में नहीं शामिल तो फिर इतने अच्छे तो हम है नहीं ना कि पढ़ लें उसको। सो विच पॉलीमर इज प्रोड्यूस्ड बाय polymerization of vinyl chloride? ये वो वाली बात है ना कि जो सलमान है उस किसमें यार, एक मिनट, सलमान के अब्बू किसके अब्बू हैं? तो वो वाली बात है कि सलमान के अब्बू सलमान के अब्बू हैं। तो विनाइल क्लोराइड का पॉलीमर क्या कहलाएगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। बैन भाई नहीं है, सलमान के अकेला ही है। पीवीसी, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। So, what small molecule is typically released during the formation of amide from amine and acyl chloride? ये नहीं कहना अमाइड, अच्छा जी वाटर, नहीं 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 नहीं, ये डिपेंड करता है कि मोनोमर्स कौन से हैं। अगर मोनोमर बेटा यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो तब हम कहते हैं वाटर। यहाँ पे क्या है, एसाइल। एसाइल का क्या होता है, ये वाला ग्रुप। क्लोराइड का मतलब ये। एन अमाइन तो आपको पता है ये होता है। तो ये जब आपस में मिलते हैं तो ये बनाते हैं पॉलीअमाइड, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड जो है यहाँ से निकलता है। विच रॉ मटेरियल इज अबंडेंटली अवेलेबल इन पाकिस्तान फॉर द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री? तो बेटा नेचुरल गैस जो है वो अबंडेंटली अवेलेबल होती है। वट टाइप ऑफ पोलीमराइजेशन इन्वॉल्व मोनोमर विद डबल बॉन्ड? तो एडिशनल पोलीमराइज आप सबको पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ पोलीअमाइड नाइलॉन? पोलीअमाइड है, ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, इस तरह का एमसीक्यूज आपका पेपर में आना है। Which polymer can be degraded by hydrolysis? हाँ, पोलियमाइड। पोलियमाइड में अब नाइलॉन है। अब देखा ना, नाइलॉन अगर आपको नहीं पता नाइलॉन पोलियमाइड है, आपको ये पता है कि डिग्रेडेबल में कौन से हैं, पोलियमाइड, पोलिएस्टर, लेकिन ये नहीं पता कि नाइलॉन पोलियमाइड है, फिर तो आप गए। In what form PVC is often used in medicinal application? तो ये फ्लेक्सिबल फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। बहुत सारे फ्लेक्सिबल चीजें जो है ना वो होती हैं, उसको बनाने में इस्तेमाल होता है। विच रिएक्शन फॉर्म्स द पोलीएस्टर? एस्टर कैसे बनता है, इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। मैंने क्या लफ्ज यूज किया था कि GLY से यूज होता है, ग्लाइकोल कहते हैं उसको। इथाइलिन ग्लाइकोल, और एक ग्लाइकोल भी होता है, जरा चेक कीजिएगा उसको। टर्फथालिक एसिड, ठीक है। Which polymerization method produce polyethylene? Addition polymerization. What is the common use of nylon in textile industry? और ये भी आपका सेकंड इंपॉर्टेंट जो है ना वो इस तरह का याद रखिएगा। जब भी मैं एमसीक्यूज बताता हूँ तो कहता हूँ इस टाइप का एमसीक्यूज आएगा। सो क्लॉथिंग में इस्तेमाल होता है, क्योंकि फाइबर है तो कपड़े बनाने में इस्तेमाल होता है। सो एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन है, होपफुली ऑलमोस्ट सारे शॉर्ट क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं, कोई खास ऐसी कोई बात है नहीं। जो सिलेबस में था वो ऑलमोस्ट हमारा कवर हो गया। और हाँ, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो ना ये वाला है, पांचवें वाला पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो है आपके पास सातवें वाला जो है ना, एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन जरूरी है। इंडस्ट्री बेटा है नहीं वहाँ हमारे
सिलेबस में, वरना ये वाला एमसीक्यूज़ भी इम्पोर्टेंट होता, ये वाला भी शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट होता। बाकी इसके अलावा जो अगर आप बहुत ज़ोर लगाएँ तो मैं ये मेंशन कर दूँगा, अदरवाइज़ कुछ ज़रूरी नहीं है। थैंक यू सो मच। आपने अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी करनी है। मैं अभी सीक्वेंस से चल चल रहा हूँ, जैसे सीक्वेंस ख़त्म होता है, फिर हम इंशाल्लाह आपका जो क्रैश कोर्स है, उसमें पहली जो वीडियो है वो एमसीक्यूज़ पे, दूसरी फिर जो आपके वो सीक्रेट फार्मूला, हाँ।